हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शौक। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शौक क्या होता है, शौक कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। तो जनरली आप इतना याद रखो, हमारी बॉडी, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स को चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि फंक्शन के कोई भी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होता है कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है। तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैरी करता है अलग अलग ऑर्गन्स को, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाता है ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है। पता है ना, ऑर्गन्स में वो अपना ब्लड में आरबीसी होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, मतलब वो पहुंचाता है, डिलीवर करता है अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन। ठीक है। तो न्यूट्रिशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी को विटामिन सी की हो जाए डेफिशिएंसी, तो क्या कितना कुछ हो जाता है, जैसे हमारे कोलाजन वगैरह नहीं बन पाते जल्दी। ठीक है। विटामिन ए की वजह से आई साइड वगैरह वीक होती है। आपको पता है न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है। बेसिक इतना याद रखो। ठीक है। तो शौक में क्या होता है कि हमारे ना बॉडी को ना यही दो चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी के जो फंक्शंस है वो, मतलब हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते अपना फंक्शन। तो जिससे का ऑर्गन फेलियर हो सकता है और बंदा मर सकता है। ठीक है। इवन डेथ हो सकती है। तो इसी में हम पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। Shock. It is defined as a condition where the tissue in the body do not receive enough oxygen and nutrition that allow to cell to function. ठीक है। This leads to cellular death, causing organ failure. It is a life-threatening situation due to the poor fusion with the impaired cellular metabolism. ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें हमारी बॉडी को मतलब कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाता इतना कि वो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सेलुलर डेथ, मतलब कि ऑर्गन फेलियर वगैरह हो सकता है। सेलुलर डेथ कैसे होगा, ये हाइपोक्सिया की वजह से होता है। अभी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजिस्ट की पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मतलब कि इसमें जान भी जा सकती है। ठीक है। तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। देखो, इट इंक्लूड्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो ये दो टाइप के हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि ये सही भी हो सकता है और सही भी नहीं हो सकता। इसके पीछे भी रीजन है। सपोज करो कि आपका जो मतलब कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, मतलब कि आपको बस कुछ जैसे ऑक्सीजन, जैसे आपको बस ये मतलब कि समझो कि 30 सेकेंड्स तक नहीं मिला या 1 मिनट तक नहीं मिला ऑक्सीजन आपको, आप तब भी सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आपको 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो भाई डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी ना कुछ समय तो निकालेगा किसी चीज़ के बिना, बट हमेशा के लिए तो नहीं निकाल पाएगा। इतनी देर, मतलब इतनी देर तक तो नहीं जिंदा रह पाएगा। तो उस कंडीशन में रिवर्सिबल हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर तक अगर कमी हो, शॉर्टेज हो, तो बॉडी अपनी मेंटेन, मतलब कह सकते हैं उसको अपना मेंटेन वगैरह कर लेता है। ठीक है। बट अगर लॉन्ग पीरियड तक शॉर्टेज हो किसी चीज़ की, ब्लड या न्यूट्रिशन की, तो फिर इरिवर्सिबल है, मतलब ये सही नहीं होगी। ठीक है। तो पढ़ते हैं यही क्या इसमें बोला, इन एडिकेट परफ्यूजन। इन एडिकेट परफ्यूजन मीन्स ब्लड का, मतलब जैसे आपको पता है हमारे ब्लड, जो हमारे बॉडी में 14 लीटर 14 ग्राम ब्लड होना चाहिए, जैसे बॉयज़ में, तो गर्ल्स में थोड़ा कम। ठीक है। ऐसा होता है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि ना हमारे मतलब जो ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है। ठीक है। मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आप समझो कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है हमारी बॉडी में। अब ये इसके भी रीजंस हैं कैसे कम हो सकता है। देखो, एक तो हो गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो उसके बहुत सारा ब्लड निकल गया। देखो, ब्लड निकला मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा हमारी बॉडी में। ठीक है। क्योंकि उसका तो ब्लड निकला है ना, आया तो है नहीं, कोई जरिया आया है नहीं। तो फिर क्या होता है, हम उन केसेस में आपको पता है, हम जैसे कहते हैं कि इसको खून की बड़ी सख्त जरूरत है, कोई ट्रांसप्लांट कराओ ब्लड। ठीक है। अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता तो फिर कोई पर्सन देता अपना। ठीक है। वो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। ठीक है। अगर देखो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो आपको, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देता है कि वो अपने अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल हाइपोक्सिया, मतलब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीजन भी कम लेके जाएगा। जितना ब्लड है, जैसे अगर 10 लीटर हमारा ब्लड जितना ऑक्सीजन लेके जा रहा है उतना 5 लीटर लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, ऑब्वियसली नहीं लेके जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो कम हो गया। ठीक है। सेल हाइपोक्सिया मतलब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी डेफिसिट। अब देखो, जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे ने एटीपीज बनाने में भी हेल्प करता है। ये ना आपको पता है जो एटीपीज हैं बहुत सारे ये अपने पाथवेज होंगे, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि अपना बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिसमें एटीपीज जनरेट होते हैं, जैसे ईटीसी पाथ हो गया, इलेक्ट्रॉन चेन पाथवे हो गया। ठीक है। अलग अलग पाथवेज है। ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एनारोबिक पाथवे, एक होता है एरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे में क्या होता है, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं एटीपीज जनरेट करने के लिए। बट जो एनारोबिक पाथवे होता है, ठीक है, एरोबिक या एनारोबिक पाथवे होता है, सॉरी एनारोबिक पाथवे होता है। एरोबिक में तो हम यूज करते हैं ऑक्सीजन एटीपी
एटीपी जनरेट कर लेंगे। एनारोबिक पाथवे में हम ऑक्सीजन नहीं यूज करते, मतलब उसमें हम ऑक्सीजन के बिना भी एटीपी जनरेट कर पाते हैं। बट क्या होता है कि एनारोबिक पाथवे में ना हम उतने एटीपी नहीं जनरेट कर पाते हैं जितने हम एरोबिक पाथवे में कर पाते हैं। ठीक है, आप इतना समझो, ऑक्सीजन की हेल्प से हम ज्यादा एटीपी जनरेट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। एटीपी क्या है? एनर्जी है, जो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शंस, जो हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म में होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे को पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वगैरह ये पाथवे के थ्रू क्या बनता है हमारा पायरूवेट। ये एक एरोबिक पाथवे है, इसमें भी एटीपी जनरेट होती है बट ये ऑक्सीजन यूज करता है। ठीक है, और दूसरी जगह हो गया एनारोबिक पाथवे, उसमें ना ऑक्सीजन वगैरह यूज नहीं करता, वो एटीपी बनाता है। तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है ना, जो उसका लास्ट प्रोडक्ट बना है वो बनता है हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि देखो वो हमारी बॉडी में ना बहुत हानिकारक है। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे क्यों हानिकारक है। देखो, एनर्जी डेफिसिट हुई, एनर्जी की कमी हुई, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड फेल्स इन पीएच। इसका एक लाइन के अंदर ना, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप ऐसे लिखोगे, पर इसके पीछे का प्रोसेस जानो, इसके पीछे एक्चुअल में होता है क्या कि कैसे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। देखो, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने अपना एनारोबिक पाथवे से एटीपी जनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बट जो एटीपी जनरेट कर रहा है, बट जो उसका लास्ट प्रोडक्ट है, जो उस पाथवे का लास्ट प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बीच बीच में से एटीपी से निकलते हैं। आपने कभी पाथवे वगैरह देखा हो तो उसके बीच बीच में से, उस मतलब कि पाथवे के बीच बीच में से एटीपी से निकलते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट एटीपी से नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो, ये कोई भी हमारा समझो लो, ये पहला स्टेप है पाथवे का। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से एटीपी निकल गया, समझ लो 2 एटीपी यहाँ के निकल गए, 2 एटीपी यहाँ पे निकल गए, 2 एटीपी यहाँ पे निकल गए। जो लास्ट प्रोडक्ट है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, जो कि अच्छा नहीं है। देखो, अगर हम हमारी बॉडी जितना ज़्यादा यूज करेगी एनारोबिक पाथवे का एटीपीज बनाने के लिए, उतने ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी बॉडी में, उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से होगा जो लैक्टिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे हमारी बॉडी में, ज़्यादा हमारे मतलब कि इकट्ठा होंगे हमारी बॉडी में, पीएच डिक्रीज कर देगा। पीएच डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। पता है आपको डिक्रीज 1 to 7 क्या होता है? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो पीएच डिक्रीज मतलब 7 से नीचे होना, जिससे क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब हमारी बॉडी में जो एसिडोसिस, मतलब हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक जितने भी है फंक्शन वगैरह एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होंगे, एक्चुअल में जो मेटाबॉलिक और जो हमारे ऑर्गन है, जो मेटाबॉलिज्म वगैरह करते हैं, लीवर वगैरह, वो एसिडिक हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी की जो पीएच लेवल है डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड फेलियर ऑफ सोडियम पंप। ठीक है, देखो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, जो हमारा सोडियम पंप है वो भी हमारा बंद हो जाएगा। फेलियर सोडियम पंप पता है ना आपको, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हेल्प करता है। सोडियम हमेशा हमारा सोडियम है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सोडियम पंप है वो भी फेल हो जाएगा। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी मतलब कि कह सकते हैं हम उसको, वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो हमारी जो बॉडी में एसिडिक हो गया है, जो सेल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सेल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको स्वेल कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत डीप एक्चुअल में इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है बहुत डीप में है कि वो सेल को स्वेल कर देंगे लैक्टिक एसिड एसिडिक बना के। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो जैसे आपको पता है लाइसोसोम क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं सुसाइडल वैक। क्यों? जब कोई भी हमारी सेल को इंजरी होता है तो लाइसोसोम क्या कहते हैं, वो ऐसे अपनी मतलब की चीजें छोड़ता है, ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है जो सेल को निगल जाती है, एंगल्फ कर जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंटरसेलुलर डैमेज होगा, किसको? सेल को होगा, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम से। जो लाइसोसोम है जिसे सुसाइडल वैक भी कहते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेंगे सेल को खाने के लिए। उसने सेल को खा गया डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब वो मतलब कि उसके बाद वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा। ठीक है, जो एंजाइम ने खाया उसके बाद वो टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ रिलीज करेगा। जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है ये हमारा ब्लड वेसल में चला जाएगा, समझे? ब्लड वेसल में ही है ना, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वो ब्लड वेसल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे टिश्यू है, टिश्यू के अंदर, टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना है। सेल खराब हो गया, सेल को खा गया लाइसोसोम का बंदा। ठीक है, अब उसने जो उसका जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट है, टॉक्सिक है, वो एंटर करेगा ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल में एंटर कर गया मतलब सर्कुलेशन। ब्लड वेसल में क्या होता है? आरबीसी ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेशन। अब इसके बाद क्या होगा कि वो ना जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग है, ठीक है, जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग है उसको भी डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब आपको मैं ओवरऑल समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से आप समझाओगे। ठीक है, चीज समझो, पहले क्या हुआ? हमारी जो हम कहते हैं, हमारे को पहले ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हुआ किसके वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की
डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जैसे ब्लड कैरी करता है। अब इसके बाद क्या, हमारी बॉडी ने स्टार्टिंग फॉर्मिंग एटीपीज बाय एनारोबिक पाथवे, ठीक है, हमारी बॉडी ने एटीपीज बनाना शुरू कर दिया बाय एनारोबिक पाथवे, ठीक है, जिसके वजह जो एनारोबिक पाथवे से तो बनाया, बट जो एनारोबिक पाथवे से बना रहा है उसका लास्ट प्रोडक्ट है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ी जाएगी क्योंकि उस बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और बॉडी को एटीपीज चाहिए और एटीपीज बनेगा ऑक्सीजन से, तो भाई बॉडी अब कितना, क्या कह सकता है, बॉडी कितना आपको टॉलरेट करे उस चीज़ को, कितना। अब वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं ऑक्सीजन की वेट इतना नहीं कर सकता, मैं अब अपना दूसरा बंदा बुला रहा हूँ जो कि हमारा एनारोबिक पाथवे से एटीपीज जनरेट करना शुरू कर देता है। लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ी, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारी बॉडी है, बॉडी बिकम एसिडिक, एसिडिक हुआ, सेल एसिडिक हो गया, एसिडिक, सेल एसिडिक क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल एसिडिक हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल है वो स्वेल कर गया, स्वेल कर गया, एक्चुअल में स्वेल कर जाता है, ठीक है, सेल स्वेल कर गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा सेल स्वेल कर गया, ठीक है, अब इसकी वजह से होगा जो हमारे लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है, उसने रिलीज किया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसने एंजाइम्स को रिलीज किया, एंजाइम्स रिलीज हुए, ठीक है। अब इस एंजाइम्स ने क्या किया, सेल को खा गया, सेल को खा गया, सेल एंगल्फमेंट, ठीक है, सेल एंगल्फमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो उसने खाने के बाद उसने हगा, जो टॉक्सिन्स रिलीज किए उसने, टॉक्सिन्स रिलीज किए उसने, ठीक है, जो उसका वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट प्रोडक्ट है वो हमारा टॉक्सिन्स है, ठीक है। अब जो ये टॉक्सिन्स है ये क्या करेंगे, ये हमारे ब्लड वेसल में एंटर करेंगे, ब्लड वेसल में एंटर करेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल में एंटर करके, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ये हमारी गलती होगी, मेरे को नीचे जाना चाहिए था, कोई ना, ब्लड वेसल में एंटर करे और इसने स्टार्ट कर दिया ब्लड को डैमेज करना, ब्लड वेसल को डैमेज करना शुरू कर दिया, ब्लड वेसल को डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ब्लड वेसल डैमेज हो गए, अब आपको पता है क्या होगा, इसके बाद हमारे जो जितने भी हमारे सेल हैं वो तो अब काम करना बंद हो चुके हैं, धीरे धीरे हमारे को ऑर्गन फेलियर होगा, ब्लड की लीकेज होगी, ठीक है भाई। अब ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो ब्लड की लीकेज होगी ना, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी, अपना डिस्टर्बेंस, डिसफंक्शन हो, सेल डेथ। तो समझ आ गया आपको, सिंपल प्रोसेस था, कोई ज़्यादा नहीं था। ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, बॉडी ने कहा मैं भाई एटीपी बनाऊंगा एनारोबिक पाथवे से, चाहे क्यों ना बनाना पड़े, बनाया उसने, लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, उसने सेल की एसिडिक चेंज कर दी, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर दी, सेल स्वेल हुआ, लाइसोसोम एक्टिवेट हुआ, उसने सेल को खा गया, टॉक्सिन रिलीज हुए, उसने ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर गया, उसने ब्लड वेसल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, किसने, टॉक्सिन्स ने, ठीक है, जो रिलीज किया हमारा टॉक्सिन्स ने, जो रिलीज किया हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने, ठीक है, और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग एक्सेट्रा आप खुद समझ जाओ, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देखो इस वीडियो में टाइम जरूर लग रहा है बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से शौक के टाइप्स हैं, देखो टाइप्स के 5 शौक हैं एक्चुअली में। जो ये 3 शौक है ना, ये इसको हम ना डिस्ट्रीब्यूटिव शौक भी कहते हैं, उसको छोड़ो, आप ऐसे लिखो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला है हाइपोवोलेमिक शौक, दूसरा है सेप्टिक शौक, तीसरा है कार्डियोजेनिक शौक, चौथा है एनाफिलाइटिक शौक, पांचवा है न्यूरोजेनिक शौक। समझ गए हमारे कौन कौन से शौक हैं, ठीक है। तो आपको पता लगे कौन कौन से शौक है, हाइपोवोलेमिक शौक है, सेप्टिक शौक है, कार्डियोजेनिक शौक है, एनाफिलाइटिक शौक है, न्यूरोजेनिक शौक है। चलो ठीक है, अब एक एक पढ़ते हैं इनका क्या क्या है, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शौक, आपको जैसे नाम से पता लग रहा है, हाइपो मतलब कम होना, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है, हमारी जो बॉडी का वॉल्यूम है ब्लड का, वो रिड्यूस हो रहा है, हाइपो मींस उसमें रिड्यूस हो चुका है, हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम का रिड्यूस होना। अब देखो इसमें क्या है, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ अ प्लाज्मा और ब्लड और रिजल्ट ऑफ अ हेमोरोज एंड बोन्स और डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का कंपोनेंट है। आपको अगर ब्लड आपने पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक सेल्स होते हैं, एक हमारा प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है वो येलोइश कलर का होता है, जो अपना सेल्स होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन है, वो हम ब्लड में डिस्कस करेंगे, क्यों इतना लंबा वीडियो करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड लेवल है, फ्लूइड वॉल्यूम हमारी बॉडी में वो रिड्यूस होता है, किसकी वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर बर्न की वजह से। फ्लूइड मतलब कुछ मतलब फ्लूइड या फिर डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन, अगर आपने पानी नहीं पिया, ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम तो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारा इन सब कई कंडीशंस हैं, इनकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। हमारे ओवरऑल समझो एक्सीडेंट वगैरह ये लिख दो मेन, इसी वजह से हमारा वॉल्यूम रिड्यूस हो गया ब्लड का, ठीक है। ब्लड का या बॉडी का ही समझो, ब्लड का ओवरऑल तो फ्लूइड मतलब कि ब्लड ही होता है ना, लिम्फ होता है, एक ब्लड होता है, आप समझोगे आगे, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है इसके? रैपिड हार्ट बीट। भाई अगर आपको पता है, अगर हमारी बॉडी इनफ ब्लड नहीं दे पा रही ऑर्गन्स को, तो आपको पता है हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। अगर हमारी बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिला तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, कि जल्दी जल्दी डिलीवर करेगा ब्लड को, ठीक है। वो 0.08 सेकंड लेता है, ठीक है, पंप करने के लिए 0.8, सॉरी, ठीक है। अब 0.8 के समय के बदले 0.6 लेगा टाइम ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है, जितना जल्दी जल्दी बीट करेगा। शैलो ब्रीथिंग, ऐसे सांसें लेगा, ठीक है। फटीग, थका हुआ महसूस करेगा, कंफ्यूजन, लो बीपी, फीलिंग वीक, फेंटिंग, डिजीनेस, ये तो आप पढ़ी लोग। इसकी कोजेस क्या है, ठीक है? ब्रोकन बोन्स अराउंड द हिप, कट ऑन द हेड, डैमेज टू स्प्लीन, लिवर, किडनी। अब ये देखो, ये ना इसके कोजेस मतलब इसके कारण क्या है कि किस कारण से ये होता है। देखो किसके होता है, किस कारण से? हमारी हिप के अराउंड कोई बोन ब्रेक हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। अगर हेड पे कोई कट लग जाए, पता है ना हेड हमारा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, उसकी वजह से हो सकता है। स्प्लीन हमारा ब्लड बनाता है या ब्लड स्टोर करता है, उसको डैमेज हो जाए। लीवर क्या करता है? लीवर का इतने सारा रोल है भाई, लीवर खराब बनता खराब, ठीक है। किडनी क्या है? फिल्टर करता है ब्लड को, इतना बताइए आपको, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से या कोई भी डिसऑर्डर वजह से, और टेयर इन द लार्ज ब्लड वेसल ऑफ हार्ट, ठीक है, मतलब टेयर में तो फटना, कोई भी ब्लड वेसल फट जाए हार्ट की मेन, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? टू रिस्टोर इंटरसेल वेसल्स कंपार्टमेंट, फ्लो शुड बी रिप्लेस्ड लाइक अ प्लाज्मा इन बोन, ब्लड आफ्टर हेमोरेज, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ठीक है। इसमें हम ना देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज देते हैं। बोलो कैसे? जो अगर हमारा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ठीक है, हमारे कंपार्टमेंट में, तो हम उसको देंगे प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ह्यूमन एल्बुमिन वगैरह कुछ भी हम प्लाज्मा दे देंगे उसको, ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट की वजह से हैवी लॉस, मतलब ब्लड में हैवी मतलब ज्यादा ब्लड निकला है एक्सीडेंट की वजह से, तो उन कंडीशन में हम ब्लड देते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बदले, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों के साथ में कंबाइन में हम दे सकते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लाइक डेक्स्ट्रन, जेलेटिन, पॉलीमर्स, ये सब। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हम समझाया हुआ है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में, आप एक बार देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इनके क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें मैं नहीं करूंगा एक डिटेल में, ठीक है, इतना ही समझो, ये देते हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ मैंने। अब सेप्टिक शो है, ये सेप्टिक मीन्स आपको पता है सेप्सिस, आपने नाम सुना सेप्सिस? आप कीमोथेरेपी पढ़ोगे ना फार्माकोलॉजी में 6 सेमेस्टर में, उसमें है शायद, है ना। तो उसमें सेप्सिस एक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन। सेप्सिस को हम कहते हैं इन्फेक्शन, पस बन जाना, ठीक है। तो किसकी वजह से बनता है? बैक्टीरिया की वजह से बनता है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस व्हिच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, ठीक है। मतलब कि बैक्टीरिया फंक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो टॉक्सिन का बैक्टीरिया रिलीज करता है, पता ही आपको टॉक्सिन क्या करेगा। टॉक्सिन आपको पता ही ना, टॉक्सिन क्या करेगा? ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल को फाड़ेगा, ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होगी, हैवी लॉस होगा, ऑर्गन फेलियर होगा, ठीक है। तो टॉक्सिन वही वाला काम करेगा, देखो इसमें वही लिखा है। द बॉडी यूजुअली रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शंस बाय रिलीजिंग डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, ब्लड स्ट्रीम। देखो अब कोई भी चीज हमारे मतलब कि वो जो टॉक्सिन है हमारे ब्लड वेसल को तोड़ रहा है, तो अब देखो हमारी बॉडी कुछ ना तो कुछ तो कहीं रिस्पॉन्स करेगी उसके अगेंस्ट। अब ये थोड़े मुंह देखते खड़े रहेगी वहां पे कि हाँ भाई तू कर, मैं देख रहा हूँ तेरे को, ऐसा थोड़े होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगी तो क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी भेजेगी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वो हमारे डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी डिफेंस वगैरह में, इम्यूनिटी वगैरह, ठीक है, लिम्फोसाइट वगैरह निकालते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस का भी वही काम है, वो रिलीज करेगी ब्लड वेसल में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, जो उन टॉक्सिन्स को मारने के लिए जाएंगे, ठीक है। दे रेगुलेट द इम्यून सिस्टम टू फाइट द इन्फेक्शन, ठीक है। व्हेन द बॉडी लूज कंट्रोल दिस रिस्पॉन्स इट कॉजिंग डैमेज टू द ऑर्गन्स एज रिजल्ट ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ और इवन द वर्किंग ऑफ इंटरनली, ठीक है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी हमारे ना लॉस कर देगी, मतलब अपना कंट्रोल लॉस कर देगी, ठीक है। अब इंटरनल ब्लीडिंग होने लग पड़ी है, जो हमारी बॉडी वो पागल हो गई, वो भेजी आ रही है, उसका लॉस हो गया ऑर्गन, ठीक है। मतलब कि जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसका अपना सुध बुध खो बैठी है हमारी बॉडी, ठीक है, वो भेजी आ रही है, बट इंटरनल ब्लीडिंग हो ही जा रही है। देखो यहाँ पे एक बात लिखी थी उन्होंने, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइल्ड नहीं सीवियर, मतलब बहुत गंदी वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो कंट्रोल नहीं हो रही डब्ल्यूबीसी वालों से, और हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसी भेजी जा रही है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तब भी भेजी जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जैसे पीछे बात की, उसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, वही बात लिखी है इसमें, ठीक है। और वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सिम्टम सेम ही है, ठीक है। तीसरे में बात करते हैं हम
अपनी एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, पता है ना, एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन, स्फेलोस्फेरिन, ठीक है। उसके बाद हमारे टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलाइस, क्लोरामफेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। आपने पढ़ोगे कीमोथेरेपी वगैरह में, ये सब हमारे जैसे जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हमारा माइक्रोलाइड होता है, एरिथ्रोमाइसिन ये हमारा होता है अपना ये अपना अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, ये हमारा होता है मैक्रोलाइड होता है, सॉरी, ठीक है। ये अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, ये मैक्रोलाइड होता है। ये अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। ये एक्चुअल में ना ये क्या करते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं ना उसको तोड़ देते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं। हमारे बैक्टीरिया को प्रोटीन चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। हम अलग अलग ड्रग्स देते हैं, ये कीमोथेरेपी में पढ़ूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो ओफ्लॉक्सिसिन सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देख रहे हो ना, ये हमारे ना अपने बोले तो ये वो अपने एक तो एंटीफंगल ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। ये सिप्रोफ्लॉक्सिसिन वगैरह एंटीफंगल में भी आते हैं, ठीक है। और एक एंटीबायोटिक्स भी है, जैसे बोले तो अपना आपने फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में सुना होगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्विनोलिन्स भी कहते हैं उसको, हम कहते हैं कोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो भी होता है अपना एंटीफंगल वाला, वो वाला नहीं है, वो भी होता है, ठीक है। पर ये जो दोनों है ये हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो फ्लूइड थेरेपी देते हैं, फ्लूइड थेरेपी में क्या देंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि प्लाज्मा वॉल्यूमिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्रिस्टलोइड्स में हम कौन कौन से देते हैं, जो ये मैं इसमें लिखे उन्हें सलीन सोल्यूशन, रिंगर सोल्यूशन, टेक्सचर सोल्यूशन, ये सब ना क्रिस्टलोइड्स हैं जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में मैंने आपको बताया है। आप एक बार वो देखा वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर ये, ठीक है। तो वही सब देते हैं, ठीक है। अब वेसोप्रेसर्स, जैसे आपको पता है, जैसे कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग होने पड़ी है तो हम क्या करेंगे, उसको ना उस ब्लड वाइज को ना कंस्ट्रिक्ट करने की हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाए, ठीक है। अब भाई ब्लड फ्लो रुक जाए तो कम ब्लड जाएगा उस एरिया में, डैमेज एरिया में, ठीक है। तो उसके लिए हम नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, ये अलग अलग चीजें देती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। देखो कार्डियोजेनिक शॉक मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये वो होता है जैसे हमारे बॉडी ना, अब देखो हमारे जो बॉडी में है वो ब्लड लॉस हो गया, हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट की वजह से, एक तो ये रीजन हो गया। एक हो गया कि हमारा जो हार्ट है वो ही नहीं ब्लड दे पा रहा हमारी बॉडी को, हमारा हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा इनफ ब्लड। पता है ना हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है, हमारी बॉडी को पहुंचाता है ब्लड, ठीक है। वो पंप ही नहीं कर पा रहा है, उसके जो आपको पता है जो हमारा जो मायोकार्डियम टिश्यू होता है ब्लड का, हार्ट का, जो हम कहते हैं मिडल लेयर होता है, जो टिश्यू होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। हमारी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को आगे ढकेलेगा, ठीक है। वो क्या होता है ना, आपने कभी सुना होगा किसी को डिसऑर्डर होती है, किसी को डिसीज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है कि ना हमारे जो ब्लड के जो अपने हार्ट के मसल्स होते हैं ना, टिश्यूज, वो ना बड़े वीक हो जाते हैं, वो ना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखो कोई भी आपने थैली पकड़ी हुई है, समझो थैली पकड़ी हुई है आपने पानी की, ठीक है। अब उस थैली को, पानी को आप एकदम से ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो पानी ऊपर को हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हौली हौली किया तो पानी का फ्लो धीरे होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इतना समझो कि वो कार्डियक जो हमारा हार्ट है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड इनफ पंप नहीं कर पा रहा बॉडी में। तो क्या होगा, आपको जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई वही चीज होगा, हाइपोक्सिया होगा, एनारोबिक पाथवे से एटीपी जनरेट करेगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, एसिडोसिस होगी, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, फिर वो लिसोसोम एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो टॉक्सिन रिलीज अपने एंजाइम रिलीज करेगा, वो सेल को खा जाएगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, फिर वो ब्लड वेसल को तोड़ेगा, फिर और इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ऑर्गन फेलियर होगा, इंसेक्टर, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। अब ये उसके कोजेस क्या हो सकते हैं, मतलब कि कार्डियोजेनिक शॉक किस किस वजह से हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी। देखो आपको पता है जो आर्टरी हमारी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स को। ये आपको नहीं पता होगा, ये आपने अगर हार्ट पढ़ा होगा उसमें आपको अच्छे से वहां दिया हुआ है कि जो हमारी एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में दो, एक वीन की है, एक आर्टरी की है। जो पल्मोनरी वीन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट जो पल्मोनरी जो वीन है हमारी बॉडी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट जो पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये एक एक्सेप्शन ये हो गया। जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये दो एक्सेप्शन है। यहाँ पर आप लिख सकते हो आर्टरी इन द लंग्स, ये पल्मोनरी आर्टरी लिख सकते हो, ठीक है, जो हमारे लंग्स को लेके जा रही है ब्लड, ठीक है। गैस ऑफ एक्सचेंजेस के लिए, गैस ऑफ एक्सचेंज पता है ना, हमारे लंग्स में गैस ऑफ एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल क्या करते हो ऑक्सीजन, एक्सेल क्या करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से याद रखो, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर आर्टरी ब्लॉक होगी तो ब्लड ही नहीं जा रहा आगे, तो फिर हार्ट कहाँ से ब्लड लेके आएगा पंप करने के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो यह है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट,
फ्लूइड बिल्डअप अराउंड द हार्ट, रिड्यूसिंग द फीलिंग कैपेसिटी। वही है कि हमारे जो हार्ट के भी कुछ मतलब कि जैसे कह सकते हैं हम कोगुलेशन वगैरह हो जानी साइड साइड पे हार्ट के बॉल्स पे, जिसकी वजह से ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना है। जैसे आप एग्जांपल से समझो, जैसे हमारा कोई भी चीज़ जैसे बकेट समझो, बकेट के हिसाब से समझो आप, ये बकेट है, सॉरी ये बकेट है हमारी, ठीक है। इसके साइड साइड पे ना इतनी इतनी मोटी मोटी ना लेयर जम जानी किसी चीज़ की, लेयर जम जानी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर लेयर जम गया तब इसका ब्लड वॉल्यूम तो कम आएगा ना इसके अंदर। जैसे इसके कंपेयर इसमें समझ लो आपका 5 लीटर आता था, इसके अंदर कोगुलेशन ये साइड साइड पे हो गया है, कोई अपना जमा हो गया है, इसमें 4.5 ही आ रहा है। अब उसके कंपेयर तो ब्लड कम ही कैरी कर पा रहा है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बताया कि उसमें ये चीज़ होता है, ठीक है। अब सडन वेस्कुलर रीगैरुलेशंस, इसमें क्या होता है, डैमेज टू द वॉल्स अराउंड द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब कि यही है हमारे जो वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, या आप पढ़े हुआ हार्ट में, अगर आपने पढ़ा है तो वही है, उसको डैमेज हो जाएगा तब भी ब्लड लॉस होता है। रप्चर ऑफ वॉल से अगर हार्ट की वॉल रप्चर होगी तो क्या होगा भाई, बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। बीपी बढ़ने की वजह से हमारी जो वॉल्स होती हैं हार्ट की वो रप्चर होती है, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाएगा हमारे हार्ट को, फिर वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इन एबिलिटी टू हार्ट मसल टू वर्क प्रॉपर्ली, वही हार्ट मसल की वीकनेस की वजह से वो वर्क नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। ये आप अगर एक बार हार्ट भी देखे होगे, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर हार्ट के बारे में। आपको पहले जैसे ये जो स्टडी है ना, ये सब पैथोफिजियोलॉजी, इसका अपना बेसिक्स आने चाहिए, जैसे हार्ट क्या होता है, हार्ट के क्या क्या ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक्स है थोड़े, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना वही ट्रीटमेंट, आइनोट्रोपिक एजेंट्स, पता है ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना, ये नोरेपिनेफ्रिन डोपामिन देंगे कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहाँ उतना ब्लड नहीं जा पाएगा, हमने पीछे बात की है, पीछे वाले शो में बात की है, ठीक है। तो इसमें भी हम देंगे कि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। ये उसके हार्ट वाले के देंगे, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए तभी तो ब्लड भेज पाएगा आराम से। एस्पिरिन, पता है आपको एस्पिरिन किस लिए होता है, देखो एक तो हो गया कि इट शुड बी गिवन इमीडिएटली टू रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, पता है ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि अपना ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रोक देता है, ठीक है, कोगुलेशन बेसिकली स्टॉप देता है। एस्पिरिन को हम उसमें भी लेते हैं अपना मतलब उसको क्या कहते हैं अपना हार्ट अटैक में, कि हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि ये ना कोगुलेशन को रोकता है, ब्लड में कोलोट नहीं बनने देता है, इस थ्रू हम एस्पिरिन भी लेते हैं। ये बाद में हमारे को पता लगा था, ऐसे तो हम एस्पिरिन बस ऐसे यूज कर जाते हैं एज एलर्जी के लिए, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक्स, लिटिक्स मतलब होता है ब्रेक डाउन, थ्रोम्बो मीन्स होता है क्लोट, क्लोट्स की ब्रेक डाउन वाले ड्रग्स देते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप इजी है, नोट्स आप एक बार रीड मारोगे आपको समझा देगा, ठीक है। और अच्छी वर्डिंग में अच्छी राइटिंग है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जो क्लोट बनाते हैं, एंटी मतलब जो इसके ऑपोजिट होंगे, जो क्लोट्स नहीं बनाएंगे, जैसे आपको कभी सुना होगा वारफेरिन वगैरह, ये एंटी कोगुलेट्स वगैरह है, ठीक है। तो बेसिकली यही ड्रग्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ शॉक के बारे में, इसके बाद एक और रहेगा बस, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गया, आई नोट दैट। उसके बाद कहते हैं एनाफ्लेटिक शॉक, क्या है, इट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ अ मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन्स, ठीक है। आपको पता है जो हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, पर आपको पता है कि वो जो हिस्टामिन है वो बाहर से नहीं आता, वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी खुद क्यों बनाएगी एलर्जिक रिएक्शन के लिए, देखो ये प्रोसेस होता है। एक होता है मास्ट सेल, जिसके अंदर होते हैं वेसिकल्स, उन वेसिकल्स के अंदर होता है हिस्टामिन, ठीक है। इस वेसिकल्स के अंदर है हमारे हिस्टामिन, और ये है हमारा एक मास्ट सेल है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आया, एलर्जन कोई भी हो सकता है, डस्ट, पोलन, कुछ भी डस्ट आया, ठीक है, वो हमारे ये समझो ये एलर्जन है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाएगी, आपको पता है हमारी बॉडी में ना एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो एंटीबॉडीज बहुत तरह के होते हैं, IgE, IgA, IgM, आपने कोई सुना, इसका फुल होता है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो हमारी बेसिकली हमारी बॉडी ना इम्यूनोग्लोबिन ई बनाएगी, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबिन ई बनाया, जो एलर्जन है इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है। उसने पहली बार तो उसको काउंटर कर देना है, ठीक है, उसने काउंटर करके उसको हटा दिया, पर अगर रिपीटेडली उसके बार बार आई जा रहे हैं तो क्या होगा ना, ये ऐसा रिएक्शन होगा, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये जो अपना मासल है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन कहते हैं जिसको, डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, तो क्या जो वेसिकल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, फट जाएंगे, इसमें से हिस्टामिन निकल पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हमारी बॉडी ने IgE बनाया इन पोलन्स के रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, इन पोलन की काउंटर करने के लिए, ठीक है, बट अगर इसने एक तो काउंटर कर दिया, दो काउंटर कर दिया, बट लगातार आई जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मासल है वो टूट जाता है, डीग्रेनुलेशन होती है इनकी, तो हिस्टामिन बाहर निकल जाता है, और हिस्टामिन तो एलर्जी रिएक्शंस के लिए ही जाना जाता है, जैसे टेटनस कर देगा, ये हमारा नोज में से पानी लाने तक पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रनी नोज कहते हैं हमारे, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन वगैरह, रैशेस, इचिंग वगैरह, ठीक है, ये सब करने लग पड़ेगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स हमारे बीपी रिड्यूस हो जाएगा,
सोलन लिप्स स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। डायरिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, फेंटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स है, ठीक है। अब देखो इसके कोजेस क्या हैं, वही चीज़ है। रिएक्शंस एमीफिलैक्टिक, ये वही रिएक्शन होता है एंटीबॉडीज और एंटीजन वाला, ठीक है। बिकॉज ऑफ एलर्जेंस वही हो गए जो मैंने आपको बताया, पोलन डस्ट कुछ भी हो सकता है, एलर्जन जरूरी नहीं है, पोलन डस्ट ही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही अटैक बैक्टीरिया, वही प्रोसेस जो मैंने बताया ना, जो मैंने बताया जो IgE है वो रिलीज करेगा हमारा बॉडी, प्रोटीन होता है अमीनोग्लाइकोप्रोटीन, वो एक एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडी होता है जो उसके रिस्पॉन्स के लिए हमारा बॉडी बनाता है, बट ये उल्टा हमारे को ही नुकसान कर देता है, ठीक है, अगर ज़्यादा रिपोलेंस आ गया हमारे बॉडी में। तो वही चीज़ है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सीधी बात भाई, हम इसको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में आ गए अपने अजाडाडीन, सिमेट्रिडीन, रेनाटिडीन, कितने सारे हैं, ठीक है। कुछ भी लिख दो उसमें, लेवोसिट्राजीन, सिट्राजीन, ठीक है, कोई भी ड्रग लिख दो इसमें, हो गया। एक हम बीटा एगनिस्ट इंजेक्शन देते हैं टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। वही है, 2-3 ड्रग्स के नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद अपने आगे IV फ्लूइड्स टू मेंटेन BP, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स टू हेल्प ब्लॉक एलर्जिक रिएक्शंस, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, बट इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के, ठीक है। ये हमारे जनरली ना जो अपने जीन्स, जो अपने पता है जो हमारे बॉडी है वो कौन कंट्रोल करता है, DNA कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। तो ये ना जीन्स, जेडे जीन्स स्वेलिंग करते हैं उन्हीं को सप्रेस कर देता है कि स्वेलिंग ही ना हो पाए, ठीक है। तो एक स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, एक एलर्जिक रिएक्शन को, जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो उन्हीं को सप्रेस कर देगा। ये आप कोर्टिकोस्टेरॉइड एक हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना याद रखो। अब हमारा लास्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरो समझ रहे हो क्या होता है, नर्व्स, जिसको हम बेसिकली कहते हैं नर्व्स। नर्व किससे बना होता है, न्यूरॉन से, ठीक है। ये न्यूरोजेनिक शॉक मतलब उनके नर्व्स के बीच का शॉक है, समझ लो। अब कैसे होता है, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। एक्चुअली ना इसमें जो हमारे जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ना वो उन्हीं जो अपना कह सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, उसको ना चोट पहुंच जाती है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट की वजह से ना वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता हमारा, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड प्रेशर जो कुछ भी कह सकते हो, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में ना कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी नर्व कंट्रोल करती है, आपको पता ही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है, दो होती हैं। एक स्पाइनल नर्व्स होती हैं जिसको हम क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं, जो अलग अलग निकलती हैं, जो ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व्स, पता है आपको, नहीं पता तो वीडियो मैंने अपलोड किया वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ट्रॉमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कॉज दिस डिस्ट्रप्शन, ठीक है। इट इज अ डेंजरस, इट कॉज द BP टू फॉल एक्सटेंसिवली लो, ठीक है, जिसकी वजह से अगर देखो, अगर वो जो नर्व्स को डैमेज पहुंच रही है, जो ब्लड प्रेशर को, BP के वेसल्स को कंट्रोल कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस, कि जो हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा भाई, पता ही है ना, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है कम हो जाएगा, हमारी सेल को इतना ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया होगा, सेल हाइपोक्सिया होगा, वही रिपीटेडली जो हमारा एक्यूमुलेट होगा लैक्टिक एसिड, ये वो, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स फेडिंग, ये आ रहे हैं जो सिम्टम्स है ना, सब में एक ही चीज लिखा, वॉमिटिंग, एंजाइटी, नोजिया, डिजीनेस, चेस्ट पेन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रीथिंग। ब्रेडिकार्डिया पता है आपको क्या होता है, स्लो हार्ट बीट। एक टैकीकार्डिया होता है, फास्ट हार्ट बीट, ठीक है। तो इसके कोजेस क्या है, देखो, इट अकर्स रिजल्ट ऑफ इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बोला जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, कोई ट्रॉमा वगैरह, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी लॉस फंक्शन स्टिमुलेशन, आप होता है जो स्टिमुलेशन, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं हमारे नर्व से और न्यूरॉन्स से, जो हमारे को जो दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज भेजते हैं, फिर वो अलग ऑर्गन को भेजता है, अगर उसी के स्टिमुलेशन में वो स्टिमुलेट नहीं कर पाना, वो इनफ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पाता हमारा बॉडी, जिसकी वजह से अगर न्यूरॉन को मैसेज नहीं मिल पा रहा तो भाई वो कैसे ऑर्गन को मैसेज मिलेगा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन body functions during physical activity that includes strengthening of heartbeat and raising BP। तो वही चीज लिखा हुआ है कि raising BP and opening airways to improve breathing can accident, वही एक्सीडेंट्स वगैरह से जो अपने डिस्टर्बेंस हो सकती है, जो अपने BP वगैरह कंट्रोल करता है, स्पॉट इंजरीज, ट्रॉमा, कार एक्सीडेंट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है देख लो आप, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, वही है जो कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। नोट्स आप देख ही सकते हो, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है फार्मोट्स करके, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस एग्जांपल्स के साथ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिन नॉलेज, या फिर फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, कुछ भी हो, मेडिसिन केमिस्ट्री, सारे नोट्स इसमें मिलेंगे आपको। और कोई अपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो गए, कोई नॉलेजेबल वीडियोस हो गए अपने मेडिकल साइंस के रिलेटेड, वो सब अपलोड करेंगे। अभी नवा चैनल है इसलिए कम है, बट कोई ना, टाइम लगेगा अच्छे काम को, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों।